आज जो हमारा ये लेक्चर है, दिस वुड बी आवर फर्स्ट सेशन, और इसमें हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो मेनली इट वुड बी जस्ट अ बिगिनर लेवल, आप कह लें कि रिसर्च का कोर्स है। और अगेन दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल कोर्स, बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल दोस्त जो यूनिवर्सिटी लेवल पे एटलीस्ट एक डिग्री प्रोग्राम में रिसर्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम इसको इस तरह करेंगे कि अगर कोई ऐसा स्कॉलर या इंडिविजुअल है जो रिसर्च जिसने पहले यूनिवर्सिटी में की भी है, बट स्टिल वो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में टाइम प्रेशर्स होते हैं और आप इतनी डिटेल्स में चीज़ों को जाकर नहीं देख सकते। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी का डिग्री प्रोग्राम की रिसर्च नहीं भी है इवन देन, और आप अपना कोई रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं इवन देन, ये कोर्स जो है ना वो आपके लिए यूजफुल होगा इंशाल्लाह। मतलब दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल कोर्स, आई मस्ट नॉट से अ कोर्स, बट ये सेशन जितने भी आज का और जो इसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सो हम अपना फोकस रखेंगे एक बिल्कुल बेसिक लेवल से कि स्क्रैच से अगर मैं चीज़ स्टार्ट करता हूँ आज के दिन, और विद इन अ मंथ आई शैल बी एबल टू राइट इन एन अ बेसिक फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर फॉर दैट मैटर, अगर मैं अपनी रिसर्च करना चाह रहा हूँ या फिर रिसर्च प्रपोजल जो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसको सेशन को वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं। मतलब इन जनरल जब भी ये जितने भी टाइम इसमें लगा हमारे सेशन से, मैंने स्क्रीन खुद ही ब्लैंक किया अभी। इसके अंदर हम क्या कुछ करेंगे, पहली बात ये कि हमें कुछ रिसर्च की बेसिक टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, राइट। ये हमारा पहला होगा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज वाला। आई एम सॉरी, ये माउस से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हैंड राइटिंग्स और ये इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो नो बेसिक टर्म, प्रॉब्लम सर। हम बेसिक टर्म सीखेंगे पहला चीज़। होपफुली आज के सेशन में शायद हम इतनी ही बात कर सके। जब हम ये काम कर लेंगे तो फिर हम राइट अवे अपना रिसर्च का प्रोसेस समझेंगे कि यार रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, और हम जो जो स्टेप्स समझते जाएंगे वो स्टेप्स साथ साथ करते भी जाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि बाय द एंड जब मैं आखिरी स्टेप पे पहुंचूंगा तो उस वक्त हमारा एक, आप कह लें कि एक प्रैक्टिस रिसर्च पेपर बन चुका होगा, या एक प्रैक्टिस थीसिस या एक प्रैक्टिस रिसर्च प्रपोजल जो है ना वो बन चुका होगा। तो अगर आपकी ठीक दिल है। चाहे तो उसी को आप फर्दर रिफाइन करके हम रिसर्च पेपर में शिफ्ट कर देंगे, और अगर दिल चाहे तो अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ज़ाहिर है उसी को चेंज करके रिसर्च प्रपोजल में शिफ्ट कर देगा। सो ये मेरा मतलब मेन थीम जो है वो, या जो फ्लो होगा इंशाल्लाह वो हम इस तरह चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स। अच्छा, अब अगेन बेसिक टर्म्स की भी अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताबें पढ़े ना, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक्स के अंदर बहुत लंबी चौड़ी बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स का जिक्र करूंगा, और वो भी बड़े लेमैन लैंग्वेज में, लाइक बहुत ज़्यादा फॉर्मल बुकिश लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करेंगे, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ताकि हमारी आ जाए। और अगर मैं कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर वो जो वर्ड लिखा हुआ होगा, वो जो टर्म यूज हुई हुई होगी, मुझे उसका मीनिंग समझ आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है जी। सो विद दैट बेसिक इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू थिंक रिसर्च क्या है? हम रिसर्च किसे कहते हैं? रिसर्च किसी भी चीज के बारे में आपकी एफर्ट, आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, आप उसके बारे में उसको टेक आउट करते हैं, हाँ बिल्कुल, उसके उसको अंदर से। टेक आउट करते हैं, उसके अंदर से आप उसकी वो चीजें निकालने की कोशिश करते हैं जिससे आपको जो है इनहेंस न्यू करने के लिए, अपने नॉलेज चाहिए, नॉलेज हाँ, को अपना इनहेंस करने नॉलेज के अपना, लिए। और एक्चुअल में दूसरों का भी। लाइक जब आप एक रिसर्च पेपर लिखते हो तो वो लिटरेचर के अंदर ऐड हो जाता है, और जब वो लिटरेचर के अंदर ऐड होता है तो फिर आपके बाद के लोग या आपके साथ के लोग वो उसको पूरी दुनिया में पढ़ते हैं, और आपका जो नॉलेज आपने गेन किया आप उसे शेयर करते हो। अच्छा, ये दैट्स वेरी बेसिकली फाइन। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होता है, आप इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है वेरी गुड। किसी ये भी जो चीज की। आपने जो बात यहाँ पे यूज की ना, सिस्टमेटिकली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, सो अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ ना कि रिसर्च क्या है, तो अपने अपने माइंड में एक इमेज ये बना लें कि रियलिटी को जानने का नाम रिसर्च है। ठीक है, रियलिटी या ट्रुथ को, कि सच क्या है या रियलिटी क्या है, ठीक है, इसको जानने का नाम रिसर्च है। लेकिन ये रियलिटी को ढूंढने के लिए हमें एक अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। रेंडमली आप नहीं कह सकते मेरा ख्याल ये है कि ये रियलिटी है, मेरा ख्याल ये है कि ये हकीकत है, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल। एक सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू आप रिसर्च करते हैं, और उसके बाद उसके रिजल्ट भी आप इस तरह लिखते हैं कि जब कोई रीडर उस रिसर्च के रिजल्ट को पढ़ रहा हो तो आप, वो उसे बिल्कुल क्लियर हो कि यार इस रिसर्चर ने जो रिसर्च का मेथड यूज किया वो ये है, इसके अंदर फलां फलां चीज को इग्नोर किया गया है।
इसके अंदर फलां फलां चीज पे फोकस रखा गया है, राइट। अच्छा, अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार रावलपिंडी इस्लामाबाद, लाइक इस्लामाबाद की हम बात करते हैं, तो इस्लामाबाद की दो मेन रोड्स हैं। एक कश्मीर हाईवे, या जिसको आप श्रीनगर हाईवे कहते हैं, जो मोटरवे की तरफ जाती है, और एक आपकी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, जो फैसल मस्जिद से निकल के इधर रवात से जीटी रोड लाहौर की तरफ जाती है, करेक्ट। अच्छा, एग्जैक्टली। वीकेंड्स पे इन रोड्स पे बड़ा रश होता है, बहुत ज्यादा रश होता है। और मैं ये कहता हूँ कि यार वो रश इसलिए होता है कि इसके अंदर हम ना वीकेंड्स पे जो हमारे इर्द गिर्द के लोग आ रहे होते हैं, जो जेहलम से, चकवाल से, तो वो अपने वीकेंड्स पे अपने नेटिव टाउन्स में जाते हैं लोग, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे बहुत रश होता है आउटफ्लो का, और संडे नाइट के करीब हमारा इनफ्लो जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये जो मैंने बात की, क्या ये हकीकत है या नहीं? ये जो चीज है ना, क्या somehow ये? ये बिल्कुल है। हाँ हाँ, ये आपका अभी ये ये जो है, मैंने, इसमें देखिए अगर ट्रिप्स के लिए भी लोग जा रहे होते हैं जैसे कि बिल्कुल सही है, एक्सप्रेस वे पे, तो उस टाइम इस्लामाबाद टूल प्लाजा है उसके ऊपर रश ज्यादा होता है बात बात वीकेंड्स के ऊपर एज कम्पेयर टू वीकडेज में, क्योंकि वो जितने भी साइट्स हैं सवात नारायण बिल्कुल कहान, ऐसे ही। वो जो साइट से गुजरते हुए जब जाते हैं आगे, आपने इस्लामाबाद टूल प्लाजा क्रॉस करके ही आप आगे उस साइड पे जाएंगे। मगर नॉर्मल डेज में जबकि ट्रिप्स वगैरह नहीं जा रहे होते तो वहां पे टूल प्लाजा पे मेरे ख्याल से इतना रश नहीं होता। एग्रीड एग्रीड। अच्छा, ये जो हमने बात अभी की ना, ये बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन है। ये जो मैंने बात की रश होता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक हो गया। इस पे हमने एक हाइपोथेसिस बनाया है, और वो हाइपोथेसिस ये है कि यार मे बी ये चीज़ें इस वजह से होती हैं बिकॉज लोग नेटिव टाउन्स में जाते हैं, या जो ट्रिप्स पे लोग निकलते हैं वीकेंड्स पे, वो उस वजह से रश होता है। हाउएवर, और हो सकता है ये बात ठीक भी हो, हाउएवर हम इसको अभी एट दिस स्टेज रिसर्च नहीं कह सकते। क्यों? बिल्कुल। कि इस वक्त ये सिर्फ मेरी राय है। हाँ, आप इसके हम्म। बारे में किसी अखबार में, किसी मैगजीन में अपना आर्टिकल, एक जर्नल आर्टिकल लिख सकते हैं कि यार इस तरह वीकेंड्स पे रश होता है, और ज़्यादा चांस ये है। लेकिन रिसर्च इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसको सच या हकीकत उस वक्त तक नहीं मानेगी जब तक आपने जो रिसर्च का खास क्राइटेरिया है, वो जिसको आप कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक वे में आप चीज़ों को वाकई वैलिडेट नहीं कर लेते कि वाकई ही ऐसा है, जब तक आप उस सिस्टम के थ्रू नहीं गुजरते और आपकी फाइंडिंग ये नहीं आती कि यार ये लोग वीकेंड पे ही जाते हैं और अपने गांव देहातों में जो भी उनके नेटिव टाउन है उन सिटीज़ या टाउन्स में जाते हैं, प्लस जो लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, ये इस वजह से रश है। तो दैट मीन्स हम रियलिटी से मुराद, या सच क्या है, हकीकत क्या है, ट्रुथ क्या है, उससे मुराद मेरी ये है कि यार क्या वाकई ऐसा होता है। अब इसके लिए आपको एक बड़ा सॉलिड मेथड को फॉलो करना पड़ता है। आप हवाई बात नहीं कर सकते। मसलन जी, आप वो पता नहीं कौन से पत्ते का रस पिए तो डेंगू फीवर में आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, राइट। बिल्कुल। ये मेरी बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन इसको साइंटिफिक रिसर्च को जब तक मैं उस सिस्टमेटिक वे से टेस्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं इस बात को मान नहीं सकता कि ये रियलिटी है, ठीक हो गया। इसी तरह मैं कहता हूं, अगर इंस्ट्रक्टर, टीचर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से का तेज है, तो उससे स्टूडेंट की लर्निंग कम होती है, लेट्स से। अच्छा, बिल्कुल। अगेन अगेन ये भी मेरा एक हाइपोथेसिस है, एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन इसको सच साबित करने के लिए मुझे एक सिस्टमैटिक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। हम जो रिसर्च सीख रहे हैं वो यही सीख रहे हैं कि यार वो कौन सा सिस्टमैटिक मेथड है कि जो मैं बात करूं उसके बाद जो है ना उस बात की कबूलियत हो जाए, वो बात मान ली जाए, क्योंकि अभी तो लोग मान नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ रश है वीकेंड पे इसलिए, वो रिसर्च वाले कहते हैं नहीं भाई, हम साइंटिफिक लोग हैं, जब तक आप इसका एविडेंस नहीं लाएंगे तो उस वक्त तक हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूँ आज पपीते के पत्ते से वो जो है ना प्लेटलेट बढ़ जाता है, वो कहते हैं नहीं भाई, जब तक इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं आएगा मैं नहीं मानता। टीचर का गुस्सा रिजल्ट को कम करता है, ज्यादा करता है, आई डोंट मतलब इसको एक्सेप्ट टिल द टाइम आप एक खास मेथड से रिसर्च को समझ के आगे नहीं आते, ठीक है। सो सच को जानना ये है रिसर्च, और रिसर्च का एक सिस्टम है, एक प्रॉपर मेथड है। जब तक आप उस मेथड को फॉलो नहीं करोगे आप आगे नहीं जाते। सो रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो इंफॉर्मेशन कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हो सकती है,
कोई मसला दरपेश है, ठीक है, जैसे अब ये जैसे मैंने कहा कि यार प्लेटलेट्स वो बढ़ाने हैं मुझे, तो मैं रिसर्च करके पता कर सकता हूँ यार कौन से ऐसे फल या फ्रूट या पत्ते या जूसेस हैं जिससे बढ़ता है। आप मसला हल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का या मैं टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे, तो मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ यार वो क्या वजूहात हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पा रहे। या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स इशू या सिंपल इशू फॉर दैट मैटर, उसका मुझे आंसर मिलना है। जैसे अभी हमने 3-4 एग्जांपल्स की, मैंने उसका आंसर की तलाश में हूँ कि यार इसका जवाब क्या है। सो हम आंसर जो है वो की तलाश में होते हैं, लेकिन एक खास मेथड। अब रिसर्च जो है उसके अंदर एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है। पहली बात रिगर होता है। रिगर का मतलब क्या है कि आप एक बड़े ना जांच पड़ताल करने के बाद, एक प्रोसेस से, एक बड़े सख्त प्रोसेस से गुजारने के बाद उसकी फाइंडिंग लेते हो। फिर उसको टेस्टेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक फाइंडिंग की और मैंने कहा कि यार ये फाइंडिंग आ गई है, तो कोई और उसको आपकी बात को चेक करना चाहे, टेस्ट करना चाहे कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो मैं उसको टेस्ट भी कर सकूं। तो हम अपनी रिसर्च के अंदर ये सारे एलिमेंट्स रखते हैं। इसी तरह रेप्लिकेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई और किसी और एनवायरनमेंट में या कोई और बंदा भी इस तरह रिसर्च करे तो आपकी फाइंडिंग्स वही आए। ये नहीं है कि आप कुछ और फाइंड कर रहे हैं, मेरी कुछ और फाइंडिंग आ रही है। ऐसा जरूर होता है, ऐसा जरूर होता है कि फाइंडिंग्स डिफरेंट आ सकती हैं, लेकिन उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद की एक रोड पे कॉन्टेक्स्ट और हो सकता है, दूसरे पे कुछ और रिजल्ट आ सकते हैं, दैट्स फाइन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैंने समर्स में की है, जब ऑलरेडी समर वेकेशंस थी, तो शायद रिजल्ट कुछ और आए। किसी ने आम हालात में समर वेकेशंस के बगैर काम किया तो उस वक्त कुछ और रिजल्ट है। ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन इन जनरल आपके रिजल्ट की फाइंडिंग ऑलमोस्ट वो आप हर जगह रेप्लिकेट होती है। उसके बाद जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये है कि यार अब जाहिर है मैं इस्लामाबाद पिंडी, लेट से हम एक इलेक्शन से पहले एक चीज ढूंढना चाह रहे हैं कि यार इस्लामाबाद पिंडी के अंदर कौन सी पार्टीज जीतेंगी, ठीक है। 3 मेजर पार्टीज को हम चेक करते हैं और उस पर मैं एक वो करता हूँ, फाइंडिंग करता हूँ, और उस बेस पे अब जाहिर है इस्लामाबाद पिंडी की आबादी जो है ना वो करोड़ में है, प्लस होगी। तो अब या चलें फॉर दैट मैटर हाइपोथेटिकली कहते हैं हम, ये 50 लाख आबादी है, ठीक है, दोनों। अब मैं 50 लाख के 50 लाख लोगों से तो नहीं ऑब्वियसली जाके पूछता, मैं हार्डली इसके अंदर 1000-2000 लोगों से जाके सर्वे करूंगा। अब ये जो 1000 का सर्वे है, क्या ये एप्लीकेबल है पूरे के पूरे 50 लाख की आबादी? देखिए, मैं एक यूनिवर्सिटी लेवल पे, एमएस लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी, बच्चों को नहीं कहना चाहिए, स्कॉलर्स को पढ़ा रहा हूँ। अब ये एमएस लेवल पे मेरे पास लेट से 30 स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं, और उनसे मैं पूछता हूँ यार आप बताइए कि पाकिस्तान आपका मिनिमम एजुकेशन का लेवल क्या है। ऑब्वियसली वहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे वो बीएस या ऑलरेडी एक मास्टर्स करके बैठे होंगे, करेक्ट? एग्जैक्टली। अच्छा, अब 30 के 30 लोगों ने जवाब दिया सर बीएस या मास्टर्स। तो क्या मैं इन 30 लोगों के सैंपल के जो आंसर्स आए हैं उसकी बेस पे कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कम से कम भी एजुकेशन जो है वो बीएस या एमएस है या मास्टर्स है? नहीं, हम नहीं कह सकते, मेरा सैंपल ही गलत है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में कम से कम एजुकेशन जो है वो मास्टर्स है। हर बच्चा मास्टर्स तो जरूर है, या हर बच्चा बीएस तो उसने जरूर किया हुआ है उस। लेकिन मेरे पास तो जो सैंपल मैंने लिया, मैंने 30 लोगों का सैंपल लिया, और वो मैंने ऐसे लोग पकड़ लिए जो ऑलरेडी मैंने एक खास यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सैंपल गलत है। इसी तरह मैं अगर इलेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्शन के अंदर ये जो हम सर्वे कर रहे हैं, मैं क्या कहता हूँ यार मेट्रो पे के डिफरेंट स्टेशन पे मैं अपने बंदे खड़े करूंगा और वो हर उतरने वाले और चढ़ने वाले से पूछेंगे आप किस पार्टी को वोट देंगे, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया सर्वे। अब इस सर्वे के अंदर भी हो सकता है मेट्रो के रूट पे जितने भी लोग जा रहे हो वो गवर्नमेंट के ज्यादातर लोग जो है ना उसमें एम्प्लॉइज होंगे, जो पिंडी इस्लामाबाद का कल्चर है ना। तो मैंने बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा चंक जो है उनसे पोर्शन जो है मिस कर दिया, उनके ओपिनियन। अच्छा, इसी तरह बहुत ज्यादा तादाद खवातीन की घरों पे बैठी है, उनसे ओपिनियन लिए नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो फाइंडिंग आई है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज्ड नहीं हो सकती, मैं उसको पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे लागू नहीं कर सकता इन जनरल, ठीक है। तो हमारी जो फाइंडिंग है, इसका मतलब है मुझे सैंपल ऐसे लेना है, इस तरीके से चूज करना है। उसके ऑब्वियसली ये मेथड आप पढ़ेंगे कि यार जो मेरी फाइंडिंग आए वो सारों के लिए एप्लीकेबल भी हो, राइट। अच्छा, फिर उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे
पर्पस के टर्म में नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी से यहाँ पे मुराद ये है कि इसका एक हम बात करते हैं, सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है लोगों का, ठीक है जी, मेरी राय ये है। और एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये होता है कि आपकी राय शामिल नहीं होती, बल्कि यस और नो काइंड ऑफ थिंग, जिसके अंदर आप मेरिट पे चीजों को देखते हैं। इसमें सब्जेक्टिव ओपिनियन फिर नहीं आता कि आपकी राय ये है, मेरी राय। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हीट इंक्रीज करने से टेम्परेचर बढ़ता है, मैं अगर किसी चीज को लगातार हीट देता रहूं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो अब इसमें फिर इसको सब्जेक्टिविटी नहीं है कि यार मेरे ख्याल में कम होता है तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये फाइंडिंग आ गई हुई है, मेरी रिसर्च की फाइंडिंग है, मैंने टेस्ट किया इसको, और हर दफा ऐसे ही होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव फिनोमेना बन गया। जैसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में यस नो के सूरत में जवाब देते हैं, और सब्जेक्टिव में आप अपना इट डिपेंड्स और कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी? ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर इसके अंदर आखिरी चीज होती है वो प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस, कि आपने जो रिजल्ट्स निकाले हैं दे आर प्रिसाइज। मैं अभी प्रिसीजन के बारे में फिलहाल बात नहीं करता, आगे चल के हम किसी स्टेज पे करेंगे। उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने जो फाइंडिंग लिखी ना, उस फाइंडिंग की मैं इतनी डिटेल साथ जरूर मेंशन करूंगा कि भाई मैंने जो रिजल्ट निकाले वो इस तरह निकाले, और इसमें इन हालात में ये फाइंडिंग की गई है, और इन हालात की वजह से मेरे ख्याल में इसका कॉन्फिडेंस लेवल ये है। लेकिन आप अगर किसी और, आप लेट से अफ्रीकन कंट्री में जाके ये बात करते हैं, किसी छोटे शहर में जाके ये सर्वे करते हैं, तो शायद फाइंडिंग वहां पे डिफरेंट हो। सो यू टेल एवरीथिंग कि भाई मैं जो बात साबित की है, ये नहीं है कि ये मेरा कोई जिंदगी मौत का मसला बन गया और ये मेरी बात है और अब इसको हर किसी को मानना है, ऐसा नहीं है। मैंने इन हालात को सामने रखते हुए, जो रिसर्च को, मेथड को फॉलो करते हुए ये फाइंडिंग निकाली है। हाँ, आप अपने तौर पे इसको जरूर चेक कर सकते हैं। क्लियर जी? सो ये है हमारा बेसिक रिसर्च की, आप कह लें कि रिसर्च होती क्या है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज हैं जो मैं चाहूंगा कि वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगेन ये कोई बहुत ज़्यादा रटने वाली बातें आपको ना पता हो, लेकिन एक बेसिक आइडिया हो। हिस्टोरिकली होता ये था कि जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, फिलोसफर्स होते थे, जैसे हम ग्रीक फिलोसफर्स की बात करते हैं अमूमन, ग्रीक फिलोसफर जो है ना, वो अपना एक नजरिया, एक फलसफा देते थे। अच्छा, वो फलसफा बेसिकली मिक्स होता था उनके रिलीजन के एलिमेंट्स का, बहुत सारी मिथ्स उसके अंदर थी, ठीक है, और बहुत सारे उनके अपने जाती सब्जेक्टिव ओपिनियंस थे, एंड सो ऑन, बहुत सारी सुनी सुनाई बातें थी। लेकिन पहले ये होता था कि यार जो स्कॉलर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी हर बात कही हुई उसको मान लिया जाता था। लेकिन जब साइंस आई, स्पेशली जब हम बात करते हैं न्यूटन वगैरह का जब टाइम आया, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ये मजहब की बातें ठीक है, सही होंगी, ये मिथ्स ठीक होंगे या गलत हो सकते हैं, लेकिन हम किसी ऐसी बात को नहीं मानेंगे जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ या एविडेंस ना हो। साइंटिफिक जो है ना, हम जब तक उसको साइंटिफिक टर्म्स में या साइंटिफिक मेथड के थ्रू मैं प्रूफ ना कर लूं, कोई एक्सपेरिमेंट ना कर लूं, तब तक हम उस बात को सच नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आप कहते हैं, ग्रीक कहते हैं कि वो एक देवता है और उसने अपने हाथ पे आसमान को थामा हुआ है, मुझे वो करके बताओ एक्सपेरिमेंटली कहाँ पे ऐसा। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं मान लूंगा, नहीं मानूंगा। अगर अगर आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो सकता है आप गलत कह रहे हो, मुझे नहीं पता। मैं किसी बात को सच तब मानूंगा, उसको रियलिटी तब मानूंगा, जब मैं उसको खुद उसको देखूं या प्रैक्टिकली वो कहीं जब इंप्लीमेंट हुआ प्रैक्टिकली हो। आप करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो अप्रोच थी ना, इसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। ठीक है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव टर्म्स में बात करते थे कि पॉजिटिविज्म जो है ना, वो है मास इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू ma, वो जितने भी फॉर्मूला निकाले आपने उन दिनों में, जो उस टाइम में, उस एरा में आए, वो हाईली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे, या उसको कह लें कि वो वेरीफाइबल थे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ी पॉजिटिविस्ट वो अप्रोच थी, या आप कह लें कि बड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। लेकिन उसके बाद तो अब एक चीज है जो बिल्कुल, आप कह लें कि जो पहले ग्रीक फिलोसफर थे, वो प्योरली सब्जेक्टिव ओपिनियन था, हवाई बातें थी, हर किसी की अपनी राय थी। लेकिन अब जो अप्रोच आई वो प्योरली ऑब्जेक्टिव थी,
और इस अप्रोच को हमने पॉजिटिविज्म का नाम, फिलहाल आप इसका इतना ही कर लें, कहीं अगर ये किसी रिसर्च पेपर में आपको ये वर्ड समझ आए तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये वाले फिनोमेना जो है ना वो साइंस के अंदर तो बड़े एप्लीकेबल है। जो साइंटिफिक इश्यूज थे ना वहां पे, या साइंटिफिक फिनोमेना थे, उनको तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं। वाई? क्योंकि टेम्परेचर मेजर करना है तो भाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। मुझे अगर किसी भी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना है तो मैं थर्मामीटर से कर सकता हूँ। मुझे किसी चीज का वजन पता करना है तो वेइंग मशीन से कर सकता हूँ। इसी तरह फोर्स को चेक करने के लिए, हर चीज के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे, और ये वाकई इस तरह चेक भी हो सकते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जितने हैं वो उनके थ्रू आप चेक कर सकते हो। लेकिन जो सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज के अंदर हम चीजों को इस तरह मेजर नहीं कर सकते जिस तरह ये है। सोशल साइंसेज के अंदर हमें, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, सोशल साइंसेज के अंदर जो गुस्सा है, बॉस का गुस्सा, वो एम्प्लॉइज की मोटिवेशन पे नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अब मैं गुस्से को कैसे मेजर करूं? इसी तरह मोटिवेशन को कैसे मेजर करूंगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन ये वो ग्रीक फिलोसफर की तरह बिल्कुल हवाई बातें नहीं होंगे। इनके पीछे भी कोई एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, एक खास मेथड होना चाहिए। उस मेथड को आप फॉलो करके इन दोनों को मेजर करेंगे। ठीक है, तो वो मेथड जब तक आप, और वो मेथड बेसिकली बेस इसी तरह का कर रहा होगा जैसे ये एक्सपेरिमेंट्स को बेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको भी हम मेजर करेंगे। इसको हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। के पॉजिटिविज्म के बाद एक और लहर आई जिसमें ये सोशल साइंसेस को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दरमियान की एक चीज कह लें। ना ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, ना ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स है, ये वैसा नहीं है, बट स्टिल ये वो हवाई बातें भी नहीं है। हम साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए अपने इन 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 चीजों को भी मेजर कर सकते हैं जो किसी हद तक हमें सब्जेक्टिव नजर आती है। So, ये था पोस्ट पॉजिटिविज्म का, और यही चीज हमने अभी जो सीखना है वो यही मेथड सीखना है कि यार किस तरह हम इन चीजों को, साइंस के प्रिंसिपल को या ऑब्जेक्टिविज्म को वायलेट किए बगैर, उसको स्पॉइल किए बगैर हम इन चीजों को भी मेजर कर सके। यही हमारा मकसद है। ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद एक और दो टर्म्स आपको कहीं ना कहीं यूज होती हैं। एक को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं और एक को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। बेसिक रिसर्च असल में जो, पहले मैं अप्लाइड रिसर्च करता हूँ। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है, फील्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है जिस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ लोग जो है ना, एम्प्लॉइज जो है वो बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, वो जो उनका टर्न आउट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग जॉब छोड़ के बहुत जल्दी चले जाते हैं। अब ये एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक मसला दरपेश है और उस मसले के हल के लिए फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं हम उस रिसर्च को। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है और वो ये देखती है कि यार मुझे मार्केट में जाके सर्वे कर लूं कि किस एज ग्रुप के लोगों को मुझे टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल। तो अब ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च है। और एक होती है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च वो होती है जो आप थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए करते हो। उसका एज सच जर्नल डायरेक्ट एप्लीकेशन, मतलब एक प्रॉब्लम एट हैंड आप नहीं लेते हो, बल्कि थ्योरी के अंदर आप चीज़ों को देख के और फिर आप रिसर्च करते हो। जैसे एकेडेमिया के अंदर, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च होती है, या इसके अलावा भी होती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हम कर रहे हैं रिसर्च वो बेसिकली ज़्यादातर बेसिक रिसर्च ही होती है। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बंदा, कोई टीचर, कोई फैकल्टी, कोई स्कॉलर ये देखना चाहे कि यार ये जब से कोविड आया है उसके बाद हम ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट हुए हैं, अब ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं, या ऑनलाइन एजुकेशन के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये बेसिकली अप्लाइड है, मतलब ये एप्लीकेशन है रिसर्च का, फील्ड के अंदर रियल टाइम एप्लीकेशन है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि स्टूडेंट इसको
एज ए मतलब डिग्री प्रोग्राम इसको उठा ले। बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही होता है कि रिसर्च पेपर बुक्स के अंदर चीज़ों को पढ़ते हैं और उसके अंदर से हम एक थियोरेटिकल नॉलेज की बेस पे हम रिसर्च करते हैं, ना कि हमारे हाथ में कोई एक्चुअल एप्लीकेशन होता है जिसको, जैसे हम एग्जांपल बात कर रहे थे ना उसकी कि वो रोड्स पे रश होता है वगैरह वगैरह, वो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च थी जिस एक्चुअल में उस रिसर्च का एप्लीकेशन हो रहा था। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल सही। ओके जी, अगला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वर्सेस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये एक टॉपिक ना, इसके साथ ही एक और टॉपिक मैं अगली स्लाइड पे शायद होगा, वो क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव भी है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जनरली हम तब करते हैं जब किसी फिनोमेना के बारे में अभी कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक नया ठीक है, फिनोमेना है, अभी उसको मुझे एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अब वो एक्सप्लोर आप कैसे करते हो? लेट्स से अभी हमने एक एग्जांपल की जी कि गुस्सा जो है ना उसका इफेक्ट, एंगर जो है उसका इफेक्ट आता है। अब एंगर को आज तक किसी ने, लेट्स से आज तक किसी ने स्टडी नहीं किया एंगर क्या होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं साइकोलॉजी के रिसर्च पेपर्स और किताबें पढ़ूंगा, मैं मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर पढ़ूंगा मे बी, ठीक है, और उन दोनों को पढ़ के अब मुझे अंदाजा होगा कि यार गुस्से के जब इजहार है या गुस्से को मैयर अगर करना हो तो वो दो तरीकों से होता है। एक होता है उसके अंदर जो मेडिकल चेंजेस या बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल उसका बीपी बढ़ जाता है इंसान का, फॉर एग्जांपल उसकी पल्स बढ़ जाती है, ये मुझे पता चलेगा मेडिकल साइंस के अंदर से। उसके बाद एक और है साइकोलॉजी के साइंस के अंदर से मुझे पता चलेगा कि यार उस वक्त वो बंदा शाउट करता है, ठीक है, उस वक्त वो बंदे का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, उस वक्त वो बंदा बेचैन हो जाता है, व्हाटएवर। तो अब ये फर्स्ट टाइम लेट से एक्सप्लोर हो रही हैं चीजें। जब कोई इसको एक्सप्लोर कर लेता है तो फिर वो कहेगा कि यार ये है मेरी, मैंने हर पेपर थीसिस रिसर्च इधर उधर से पढ़ के किताबों से, और मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि अगर आपको गुस्से को मैयर करना हो या अगर एंगर को डिफाइन करना हो तो वो इन 6-7 चीज़ों का नाम है कि बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। नंबर 1, अगर किसी के अंदर आपने चेक करना है गुस्सा चेंज है या नहीं, तो आप उससे पूछें कि आप शाउट कर रहे हैं, आपने शाउट किया उस वक्त नहीं किया, क्या आप में उस वक्त एग्रेशन थी या नहीं थी, क्या उस वक्त आपके अंदर बेचैनी की कैफियत थी या नहीं थी, और इसी तरह क्या उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ऊपर गया था, क्या आपकी पल्स ऊपर गई थी, एंड सो ऑन। तो किसी ने अगर इसको मैयर कर लिया तो पता चल जाएगा कि भाई उस शख्स का उस वक्त गुस्सा कितना था। तो जो इनिशियल रिसर्च होती है जब आप किसी नए फिनोमेना को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, लेकिन वो एक्सप्लोर ऐसा नहीं है कि आप हवाई किताबें हवाई बातें पढ़ना शुरू कर दें, आप रिसाले उठा के पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आप विकीपीडिया से उठा लें, प्रॉपर ऑथेंटिक रिसर्च जो लोगों की हुई हुई है, एक खास, और वो रिसर्च जो एक खास क्राइटेरिया को मीट करती है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे के क्या क्या एक रिसर्च के अंदर होना चाहिए, पहले किसी ने जो बातें की हुई हैं उस क्राइटेरिया के मुताबिक उसमें से मैं एक्सप्लोर करूंगा। और एक होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी ये होती है कि फिर मैं इसी आइडिया को फर्दर आगे टेस्ट करता हूँ एक्सपेरिमेंटली, और वहां पे मुझे चीज़ों को पता चलता है कि वो मेरे इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन जो अभी या नॉलेज को जो मैंने अभी एक्सप्लोर किया है उसको फर्दर वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, मसलन अच्छा, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपका एक रिसर्च पेपर सिर्फ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पे बेस होता है, दैट्स इट, उसके अंदर कोई सर्वे नहीं होगा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, बस खाली खाली थ्योरी की बातें होंगी, फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, और अब देयरफॉर मेरे ख्याल में एंगर का ये मतलब है, और आगे आखिर पे वो ना ये रिकमेंडेशन या लिमिटेशन अपने रिसर्च पेपर में लिख देता है कि मेरा ख्याल है कि अब इसको प्रैक्टिकली चेक भी करना चाहिए, प्रैक्टिकली इसको फील्ड के अंदर सर्वे करके या जैसे भी है इसको टेस्ट भी करना चाहिए। अच्छा, अब कोई साहब होंगे वो इस रिसर्च को पढ़ेंगे और कहेंगे यार वाकई टेस्ट करता हूं मैं, और वो यहीं से बात को आगे लेके चलेंगे और आगे वो जाके फील्ड में उसको टेस्ट कर लेंगे। जब वो टेस्ट करेंगे तो उसके बाद वो हो सकता है किसी और को इसी से आइडिया आए कि यार बॉस का गुस्सा, उसके बारे में क्या ख्याल है, ऑर्गेनाइजेशन में गुस्से का क्या इफेक्ट होता है, वो यूं कर लेंगे। कोई और साहब होंगे वो कहेंगे यार पेरेंट्स के अंदर अगर ये गुस्सा एग्रेशन हो तो उसका बच्चों की क्या होगा। सो इस आइडिया को जो इनिशियली एक्सप्लोर किया गया था फर्दर आगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में उसको टेस्ट या वैलिडेट किया जाता है। क्लियर? जी सर, बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद अगला है, जैसे मैंने कहा था कि इसी से रिलेटेड एक चीज़ है जिसको हम क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये जो
इनिशियल मेथड था जिसके अंदर हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, वो जनरली क्वालिटेटिव मेथड है। उस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जनरली क्वालिटेटिव मेथड को फॉलो करके होती है। एक्सप्लेनेटरी या एक्सप्लोरेटरी? एक्सप्लोरेटरी जो पहले वाली थी। ठीक ये है। जो एक्सप्लोरेटरी है, ये क्वालिटेटिव मेथड को हम इसमें यूज करते हैं। ठीक और है। जो एक्सप्लेनेटरी है उसको हम फील्ड में जाके क्वांटिटेटिवली मेजर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो मतलब ये रिलेटेड ही हैं, बहुत बारीक से डिफरेंसेस हैं, मैं अभी उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आई होप कि आपको इससे बेसिक आइडिया जरूर हो गया होगा कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या मतलब है, क्वांटिटेटिव का क्या है, और इसी तरह एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है और एक्सप्लेनेटरी का क्या है। करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, बाज रिसर्च पेपर के अंदर ये दोनों मेथड हुए होते हैं। एक रिसर्चर जो है पहले थ्योरी जो है उसको पढ़ता है, उस थ्योरी की बेस पे वो एक आइडिया लगाता है, एक थ्योरी पेश करता है कि ये है गुस्से का मतलब और इसका ये मीनिंग है, और उसके बाद वो फर्दर उसी रिसर्च के अंदर उसको टेस्ट भी कर लेता है। तो वो पहला हिस्सा क्वालिटेटिव या एक्सप्लोरेटरी करता है, और दूसरा जो हिस्सा उसका क्वांटिटेटिव होता है, या आप कह लें कि एक्सप्लेनेटरी होता है। करेक्ट? वो दोनों एक ही रिसर्च के अंदर दोनों काम कर लेते हैं, और बाज रिसर्च में सिर्फ क्वालिटेटिव होता है, बाज में सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। ठीक ठीक हो हो गया गया। जी? चलें जी, ये बेसिक टर्म भी हमें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं वो स्टेप्स जो हमने इसको फॉलो करना है रिसर्च के अंदर। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो पहला है इसके अंदर, मैं अभी आपको पूरा, आज हम सिर्फ इस पूरे स्टेप्स को समझेंगे, और जो भी हमारा अगर कल आपके पास टाइम हुआ तो कल वाले सेशन में हम पहला स्टेप करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, और उसकी डिटेल्स जो है वो हम पहले स्टेप की डिटेल्स करेंगे भी और साथ पढ़ेंगे भी। इसी बिल्कुल तरह ठीक। दूसरे स्टेप की डिटेल्स हम करेंगे भी और साथ पढ़ेंगे भी। ठीक हो ठीक है, गया जी? बिल्कुल। चलें, अब हम इसको जरा ओवरऑल पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये है कि ऑब्जर्वेशन, आप एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक आपको ना एक ब्रॉडर एरिया समझ में आता है। जनरल बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन होती है, मसलन जनरल ऑब्जर्वेशन हमने अभी बात की थी कि यार ऑनलाइन है, लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक आइडिया देखा जाए तो स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती होगी, टीचर्स को भी होती होगी, इसको जरा इन्वेस्टिगेट तो करें। अब ये एक ब्रॉडर एरिया, ऑनलाइन एजुकेशन एक ब्रॉडर एरिया। अच्छा, ये आइडिया आपको किसी भी तरह से आ सकता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन भी। हम टीचर हैं, हम फैकल्टी हैं, हम डील करते हैं बच्चों से, आजकल डील कर रहे हैं, पिछले 1 साल से कर रहे हैं, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। या फिर मैंने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा, और उसके अंदर मुझे ये बात किसी ने कही भी कि यार ऑनलाइन में लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो वहां से मेरे माइंड में एक ऑनलाइन एजुकेशन, यार मैं ऑनलाइन एजुकेशन पे रिसर्च करूंगा, यार मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट पे रिसर्च करूंगा, यार मेरा दिल है, मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड में से हूं तो मुझे फाइनेंस के बारे में रिसर्च करनी है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे, या अदरवाइज एक ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपका काम ये है कि आपसे मुराद इस वक्त जो आप मेरे क्लास में हैं, एंड ऑल दोस्त जो ये रिकॉर्डिंग बाद में कभी सुनेंगे, उन सब के लिए जो पहला अपना आपने टू डू लिस्ट में काम रखना है वो ये है कि आप अपना ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें। हाउएवर, ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए कुछ बातें आप माइंड में जरूर रखें। हो सकता है कि किसी की ख्वाहिश हो कि वो इस वक्त स्पेस के अंदर रिसर्च करना चाहे, लेकिन और वो साथ में एमएस की डिग्री कर रहा है जिसमें उसको 6 महीने के अंदर ये रिसर्च करनी है। तो आप उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने माइंड में रखें कि विल यू बी एबल टू डू। आप मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट हैं, 6 महीने में आप स्पेस टेक्नोलॉजी पे कोई नई चीज निकाल लेंगे या रिसर्च कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं इसी है। तरह पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आप अभी बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपका अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, और आप कहते हैं कि यार मैं ना सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर से कुछ चीजें लाऊंगा, तो आप उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूर देखें कि विल यू बी एबल टू डू दैट। क्या आपके, अच्छा इसी तरह सुपरवाइजर जो आपको असाइन हुआ है, क्या सुपरवाइजर का बैकग्राउंड नॉलेज इस पे है या नहीं है? अगर नहीं है, रिसर्च हो सकती है, ये मसला नहीं कि रिसर्च नहीं हो सकती, बट दैट वुड रिक्वायर एटलीस्ट 1 to 2 years। तो आपकी डिग्री के अंदर शायद ये काम मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप जल्दी में हो तो अपना ब्रॉडर एरिया ऐसा चूज करें जिसमें आपको थोड़ा बहुत पहले से पता है, या फिर वो एरिया ही नया है,
जब सबको ही उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, वो भी चल जाता है। लेकिन एक चीज ये देखिए कि जब सब कुछ नया होता है तो हर बंदे के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन, अभी हर कोई ब्लैंक है इस पे। बिल्कुल तो आप ऐसे ही थोड़ा सा भी काम कर देंगे, 6 महीने में भी काम कर लेंगे, तो उसको भी लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मार्जिन गैप बहुत है। लेकिन जिस टॉपिक्स पे पहले से, स्पेस की बात कर रहा हूँ, पहले बहुत रिसर्च हुई हुई है, अब ऐसे मौके पे आप, या जहाँ पे बहुत रिसर्च हुई हुई है, वहां पे लोगों के पास ऑलरेडी बहुत डाटा या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब इसके अंदर जाके गैप ढूंढना, कोई नई चीज निकालना, ऑब्वियसली दैट रिक्वायर्स टाइम। तो या तो आप किसी ऐसे एरिया में घुसे जो आपको पहले से कुछ ना कुछ नो हाउ है, और आपको अंदाजा है कि किस एरिया में नई रिसर्च हो सकती है सॉरी, या फिर कोई ऐसा टॉपिक देख लें कि जहाँ अभी कोरोना के बारे में सभी नए हैं, इस फील्ड में सब नए हैं, तो मे बी आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करेंगे तो दैट विल एक्चुअली ऐड टू द नॉलेज ऑफ अदर पीपल, करेक्ट। तो बहरहाल ये फैक्टर अपने माइंड में आपने जरूर रखना है। अब आगे चलते हैं। इस ब्रॉडर एरिया को लेके बाज दफा ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यार प्रॉब्लम क्या है जिस पे मैंने रिसर्च करनी है, ठीक है। मसलन आप बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में ये डिफाइन कर देते हैं कि भाई गुस्सा जो है वो टीचर का, उसकी वजह से स्टूडेंट की लर्निंग इतनी होती है, या हमारे इन मेन हाईवेज पे इस वजह से रश होता है, या फलां कुछ भी। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अप्लाइड रिसर्च है, तो ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि किस एरिया में हमें वो करना है। लेकिन अगर आपका जो रिसर्च का एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है, तो पहले आपको बेसिक लेवल का कुछ डेटा गैदर करना पड़ेगा। अब वो दो तरीके से हो सकता है। मे बी आप एक बेसिक लेवल का सर्वे कर लें छोटा सा, जिसको आपको मोटा मोटा, मसलन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको और हम मिलके स्टूडेंट से ऑनलाइन एजुकेशन का पूछें, अब ऑनलाइन एजुकेशन में क्या चेक करना चाह रहे हैं आप? अभी हमें वो प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है। और इस, अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम से मुराद के कोई तकलीफ या मुश्किल, सिर्फ वो मकसद नहीं है, वो भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि आप हकीकत जो ढूंढना चाह रहे हैं वो सवाल क्या है। मसलन अभी हमने मरी रोड की बात की, सॉरी इसकी बात की, कश्मीर हाईवे की, तो आप क्या चेक करना चाह रहे हैं मुझे बताएं, उसमें एग्जैक्ट ढूंढना क्या चाह रहे हैं आप? तो बाज दफा आपका जो ब्रॉडर एरिया, वहां से क्लियर कट प्रॉब्लम को, और ये चीज आपको ना ज्यादा तब समझ आएगी जब हम पहला स्टेप करेंगे ना ब्रॉडर एरिया, और उसके बाद अगला स्टेप करेंगे कि अच्छा यार रिसर्च क्या करनी है, तो फिर आपको समझ आएगी कि यार ये इतना आसान नहीं है सवाल को बनाना, ठीक है जी। अच्छा, अब जो अगर तो ऐसा नहीं है तो आप या तो छोटा मोटा सर्वे कर लें, मैं स्टूडेंट से पूछ लूं, हाँ भाई मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन करनी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन पे एक रिसर्च करूं, तो आपके ख्याल में क्या आपके जहन में ऐसा सवाल है जिस पे रिसर्च करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें पहले। दूसरा तरीका यह है, जो कि ज़्यादातर हम यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्रीज में फॉलो करते हैं, वो है लिटरेचर का सर्वे करना, ठीक है जी। उस पर हम क्या करेंगे, जो मेरा ब्रॉडर एरिया, फॉर एग्जांपल मेरा ब्रॉडर एरिया रिस्क मैनेजमेंट का, मैं रिस्क मैनेजमेंट में कुछ करना चाह रहा हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ूंगा। जब मैं वहां पे रिसर्च पेपर्स पढ़ूंगा, तो मुझे उन रिसर्च के अंदर, पेपर्स के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा शायद मिल जाए कि मैं कह सकता हूँ कि यार ये चीज़ फलां स्कॉलर ने भी कही है, या फलां रिसर्चर ने भी कही है कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए, और ये मेरे दिल को भी भा रही है कि यार वाकई होनी चाहिए। और या फिर डिफरेंट लोगों के रिसर्च पेपर पढ़े, तो मुझे उन लोगों के रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ कि यार ये लोग कुछ मिस कर रहे हैं। मैंने खुद अंदाज़ा लगाया कि यार ये अगर इन साहब ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, तो ये चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी इसमें अंदर, या देखी जा सकती है। और वहां से, जैसे मैंने कहा कि एक बंदे ने एंगर को डिफाइन किया, मैंने उसका रिसर्च पेपर पढ़ लिया। उसके बाद एक साहब ने कहा यार बॉस का जो है ना एंगर के बिहेवियर, मैंने वो भी पढ़ लिया। अब वहां से मुझे आइडिया है कि यार एंगर का इफेक्ट, अगर पेरेंट्स के अंदर एंगर है या एग्रेशन है, तो इसका इफेक्ट बच्चों के बिहेवियर पे क्या होगा, ये मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस लेवल पे आया, तो बेसिकली मैंने अपनी प्रॉब्लम को या अपने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डिफाइन कर लिया। अब मुझे थोड़ा सा कन्फाइन कर लिया मैंने चीज़ों को, और मुझे क्लियर हो गया कि अच्छा यार ये चीज़ देखी जा सकती है या करनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि मेरे पास प्रॉब्लम डिफाइन होगी, चाहे एक मैंने रिसर्च पेपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या मेरे माइंड में है कि यार ये क्वेश्चन है जो मुझे रिसर्च जिस पे करनी है, या फिर मैं सर्वे करने के बाद आया
और उसके बाद मुझे रिसर्च क्वेश्चन समझ आ गया। प्रॉब्लम से मुराद यहाँ पे वो रिसर्च क्वेश्चन समझना है, करना क्या है मुझे। इसके बाद आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं कि आप इसके अंदर ना, जैसे मैंने अभी कहा था कि गुस्सा है, उस गुस्से के बारे में आप पढ़ें। आपने दो चीजें देखनी है, एक है गुस्सा और एक देखना है बच्चों का बिहेवियर। ये आपके दो वेरिएबल्स हैं जिनको बारे में आपने पढ़ना है। लेकिन अब आपको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा कि यार गुस्सा क्या चीज़ है, और अगर मुझे गुस्से को मैयर करना है तो मैं उसको मैयर कैसे करूंगा, इसके बारे में पहले रिसर्चर्स ने क्या कुछ काम किया हुआ। और इसी तरह अगर बच्चों का बिहेवियर है, बच्चों के बिहेवियर पे कोई या उनकी पर्सनालिटी पे कोई इशू है, लेट्स से पर्सनालिटी को हम कह लेते हैं, तो पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है, पर्सनालिटी को मैयर करना हो या देखना हो पर्सनालिटी पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, उन इफेक्ट्स को मैयर करना हो, तो उसके लिए पहले रिसर्चर्स ने क्या कुछ किया हुआ है। अब हो सकता है किसी ने पर्सनैलिटी को और तरह से डिफाइन किया हो, मतलब और तरह से एक्सप्लोर किया हो। उसने पर्सनैलिटी को देखा हो कि यार एक जॉब के अंदर एक बंदे को अगर हायर करना है तो उसके पर्सनैलिटी के क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए, उसने इस चक्कर में पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था। और इसी तरह एक और साहब थे, उन्होंने गुस्से को किसी और अंदाज से किसी और रिसर्च में किया था, लेकिन मैंने इन वेरिएबल्स को समझना है कि उन्होंने गुस्से को किस तरह देखा। जब मुझे क्लियर हो जाता है कि यार ये हैं मेरे वेरिएबल्स जिनको मैंने देखना है, तो अब मैं आता हूँ हाइपोथेसिस की तरफ। और यहाँ पे मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि यार मैं इन दोनों को क्यों डील करना चाह रहा हूँ, इन दो वेरिएबल्स को आपस में क्यों लिंक करना चाह रहा हूँ या देखना चाह रहा हूँ। उस बेस पे एक्चुअल में मैं बताता हूँ कि यार फलां बंदे ने कहा था जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को उससे इफेक्ट करते हैं। और इसी तरह एक बंदे ने कहा था कि यार जो पर्सनैलिटी होती है बच्चों की, वो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से असर लेते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि गुस्से से भी फिर वो असर लेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल में नेगेटिव असर ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस बेस पे मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगा कि यार मेरा एक आइडिया ये है, जैसे कि हमने कहा कि यार मेरे ख्याल में लोग जो है ना वो वीकेंड्स पे इसलिए जाते हैं कि इर्द गिर्द के टाउन्स एंड सो ऑन। अच्छा, अब जब ये डिजाइन क्लियर हो जाता है कि यार ये है गुस्सा और ये है बच्चों की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट, अब मुझे यहाँ तक क्लियर है और मैं ये सोच रहा हूँ या मेरा हाइपोथेसिस ये है, मेरा एक एक कह लें कि एक आइडिया जो मैंने दिया वो ये है कि बच्चों की पर्सनैलिटी पे गुस्से का नेगेटिव इफेक्ट होता है। लेकिन मैं इस बात को मान नहीं सकता, मैं तब मानूंगा जब मैं इसको एक साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू गुजारूंगा, या फॉर दैट मैटर अगर सोशल साइंसेस की भी रिसर्च है तो मैं उसको प्रॉपर रिसर्च मेथड्स के थ्रू गुजारूंगा, तब मैं मानूंगा कि फिर भाई होता है। लेकिन अब डायरेक्टली मैं मुंह उठा के जाके रिसर्च नहीं कर सकता, मुझे पहले डिजाइन करना है कि यार रिसर्च क्या होगा, कैसे करूंगा रिसर्च। तो इसमें मैं कहता हूं कि यार फॉर एग्जांपल अगर तो साइंटिफिक रिसर्च है तो उस केस में आप कहते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यार मैं जो है ना 100 या फॉर दैट मैटर चल 100 कर लेते हैं, 100 चूहों को या 100 मंकीज को या 100 ह्यूमन बीइंग्स को जो है ना पकड़ूंगा और उनको मैं पहले 1 महीना ये डाइट दूंगा, उनसे डाइट करने से पहले उनका वजन करूंगा, उसके बाद उनकी बाकी मेजरमेंट्स ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ये करूंगा, फिर मैं 1 महीना ये डाइट दूंगा, ये डाइट देने के बाद फिर मैं उनकी फलां फलां टेस्टिंग करूंगा, मैं उनका ब्लड सीपी चेक करूंगा, मैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करूंगा, मैं उनकी शुगर चेक करूंगा, मैं बीपी चेक करूंगा सो ऑन। और फिर मैं उसके नतीजे पे ये फैसला करूंगा कि फलां फलां चीज़ एक फाइंडिंग आई है। तो ये जो डिज़ाइन है, इसी तरह हम सोशल साइंसेज में क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मुझे साइंटिफिक रिसर्च करनी है, मुझे गुस्सा या मुझे फॉर दैट मैटर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर ख्याल रखा जाए तो उससे बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव होती है। अब मैं उन फैक्टर्स का तलाश में हूँ, तो कैसे करूंगा मैं ये तलाश। ठीक है, ये जो तलाश करने का आप मेथड बताते हैं, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्च के अंदर तो आप बड़े आराम से वेइंग मशीन कर लेंगे, आप बीपी चेक कर लेंगे, आपके पास टूल्स वो बने हुए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट बताना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट जैसे गुस्से को मैं कैसे मैयर करूंगा, इसके लिए आप कहते हैं मैं क्वेश्चनर के थ्रू लेट से सर्वे करूंगा। अब ये जो क्वेश्चनर है ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर टेम्परेचर चेक कर रहा है, जिस तरह ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, वो उसके इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर हो गया या बीपी अपरेटस हो गया। बिल्कुल उसी तरह आप गुस्से को मैयर कर रहे हो इस क्वेश्चनर के थ्रू, तो ये क्वेश्चनर आपका
इंस्ट्रूमेंट है, या आप इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, इंटरव्यू लेंगे तो किन से लेंगे, आपका सैंपल क्या होगा, किस शहर के लोग हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से लेंगे, किस एज ग्रुप के लोगों से लेंगे, किस जेंडर को लेंगे, ये सारे का सारा आपका आता है रिसर्च डिजाइन। जैसे हमने देखी थी कि यार अगर कोई सिर्फ मेट्रो के लोगों से जाकर पूछ ले तो मेट्रो के ऊपर जो चढ़ रहे हैं वो तो मे बी हमें ट्रू पिक्चर ना दे, तो यू नीड टू डिफाइन कि मेरा पॉपुलेशन क्या होगा, यू नीड टू डिफाइन उनसे आप सवाल कैसे करेंगे, यू नीड टू डिफाइन कि मेरा क्वेश्चनर कैसे होगा, और फिर जब वो क्वेश्चन के आंसर आएंगे तो आप उस पर क्या क्या टेस्ट रन करेंगे। ठीक हो गया। अब साइंटिफिक टर्म्स में या साइंटिफिक रिसर्च के अंदर तो इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, वो आराम से थर्मामीटर से मेजर कर लेगा, वो आराम से बीपी ऑपरेटर से मेजर कर लेगा, वो लैब में टेस्ट भेजेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल मेजर हो जाएगा, शुगर लेवल मेजर हो जाएगी। बट साइंटिफिक जो हमारी रिसर्च है सोशल साइंसेस की, यहाँ पे वो गुस्से को कैसे मेजर करेगा। ठीक है, अब इसको मेजर करने के लिए पहले वो बताएगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसका तो थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट है, उसका तो बीपी ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है। मैं मेजर करूंगा थ्रू क्वेश्चनर, मैं मेजर करूंगा थ्रू इंटरव्यू, मैं मेजर करूंगा थ्रू ऑब्जर्वेशन। कैसे करूंगा, ठीक है, तो मैं उस मेजरमेंट के मेथड को बताऊंगा। या हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, हम इसको कल इसी से आगे कंटिन्यू। आपका काम ये है कल तक का, वो ये कि चलते फिरते उठते बैठते अपना ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने सोचना है, किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही। ओके, सी यू।